यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2020 के अंदर जो वैकेंसी निकालनी थी असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट के ऊपर, जो कि सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ के अंदर होनी थी, तो उसकी वैकेंसीज आज निकल चुकी है। तो इसी खबर के साथ में मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, पहले की तरह मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि सबसे पहले फिर बात करेंगे कि जो फॉर्म है ये निकला है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट के ऊपर भर्ती हो रही है, जो कि सभी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर है। जब जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज बोलते हैं जिसको सीएपीएफ, उसके अंदर भर्ती होती है। ये गजेटेड ऑफिसर के ऊपर भर्ती होनी है, इसके लिए होती है। तो उसके अंदर पूरी जानकारी दूंगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जिस फार्म को किस प्रकार से अप्लाई करना है, इस इम्पोर्टेंट डेट क्या रहेंगी, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगी, इसके अलावा कौन कौन सी फोर्सेज हैं और उनकी वैकेंसी क्या रहेगी, एग्जामिनेशन सेंटर। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उसके बाद एज लिमिट और एज के अंदर रिलैक्सेशन क्या रहेगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम, जिसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे और कितने मार्क्स के होंगे और क्या क्या उसमें आएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होगी सभी उनके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को A to Z जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और उसके बाद यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि ये एक बहुत ही कीमती चांस है आप लोगों के लिए। तो यदि आप लोग इसको फॉर्म भर के और अप्लाई करो तो उसके बाद में आप लोग कामयाब हो सकते हो और एक गजेटेड ऑफिसर, डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर भर्ती हो सकती हो। तो अभी बात करता हूँ मैं इसके बारे में, भर्ती के बारे में। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो ये वैकेंसी निकली है, ये आज डेट निकली है, आज के दिन 18/8/2020 को। और जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा, जो कि आगे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे टाइम भी है, तो इसका एग्जामिनेशन नोटिस नंबर रहेगा 12/2020-CPF। इसका फॉर्म को सबमिट करने का जो अंतिम तिथि है वो रहेगा 7 सितंबर 2020 तक इसका डेट रहेगा। और इसके अंदर ये जो निकली है, ये आप लोग देख रहे हैं कि जो वैकेंसी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020। इसकी जो साइट्स है, तो इसके ऊपर आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये है http://www.upsc.go.in, इसी साइट दी हुई है। अभी ये साइट दी हुई, इसके ऊपर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि कैंडिडेट्स है, इसको अप्लाई किस प्रकार से करना है। कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए फॉर्म है, तो आपको ये ओनली एक ही मोड रहेगा और वो भी ऑनलाइन मोड रहेगा। इसके अंदर आप कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं कर सकते जमा, और इसके लिए जो साइट्स है वो रहेगी ये वाली साइट है, इसके ऊपर आप जाकर इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे बात करते हैं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएगा। तो जो फॉर्म है उसको सबमिट करते समय जो आईडी है वो आईडी होनी चाहिए, जिसके अंदर आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या वो कोई अदर जो जिसके ऊपर फ़ोटो लगा हुआ है, वो जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ हो, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा इशू किया हो, वो भी उसके अंदर आई कार्ड के ऊपर, आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर के तौर के ऊपर वो काम कर सकता है। तो ये हो गया उसके ऊपर। और जो ये फ़ोटो लगी हुई हो वो उसके ऊपर नवीनतम होनी चाहिए आपकी। इसके बाद ये फॉर्म को लास्ट डेट क्या होगी अप्लाई करने की, इसका अंतिम तिथि रहेगा 7 सितंबर 2020 को शाम के समय 6 बजे तक। और इस फॉर्म को यदि आपके अंदर करेक्शन हो जाते हैं तो फॉर्म को विड्रॉ करने का जो समय है वो रहेगा 14 सितंबर 2020 से लेकर 20 सितंबर 2020 तक। इसको आप वापस करने का जो समय है वो रहेगा। इसके बाद जो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या क्या इसके करेंगे फॉर्म को भरते समय, अब लोग यूपीएससी की जो साइट है इस साइट के ऊपर जाकर और इस साइट पर जाकर आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। और इसके बाद आएगा पेनल्टी। तो पेनल्टी की अभी आगे बात करेंगे। पेनल्टी दिया है, पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, ये बाद में बात करेंगे आगे चल के कि नेगेटिव मार्किंग कितना होगा। इसके बाद अभी है इसके अंदर जो फाइल को ये जो OMR शीट है इसको भरने के लिए, तो OMR शीट को आप ये भरें, तसल्ली से भरें। और इसके अंदर आप लोगों को किसी भी प्रकार के इंक पेन या वैसा पेंसिल का यूज़ नहीं करना है,
आपको ओनली एक बॉल पेन चाहिए और वो भी ब्लैक बॉल पेन चाहिएगा। इसके इस्तेमाल करना है फॉर्म को OMR शीट को भरते समय। और उसके अंदर आप लोगों को अच्छी प्रकार से देख कर इसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, अपना रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट नंबर को सीरीज कोड सब तसल्ली से आपको भरना है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आप लोगों को फॉर्म भरते समय कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए आप अप्लाई वो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टेलीफोन नंबर है, इसके ऊपर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आगे बात करते हैं। इसके अंदर मोबाइल फ़ोन बैन है। जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन बैन रहेगा और ये इसके अंदर साफ दिया हुआ है, यानी मोबाइल फ़ोन ये ले जाना। इसके साथ साथ कोई भी पेजर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस होगी, सब लेके जाने वहाँ पे मना है। जैसे कि कोई स्मार्ट वॉच होगी, कोई कैमरा हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल जो है इक्विपमेंट्स जो भी, वो सब ले जाना वहाँ पे मना है। और मोबाइल तो खासकर मना है ही, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद अभी आगे में बात करते हैं कि जो फोर्सेज हैं, तो जो फोर्स कौन कौन से होंगे और उसके बाद उनकी वैकेंसीज़ क्या होंगी। तो इसके अंदर जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है, तो रिटन एग्ज़ामिनेशन इसका होगा 20 दिसंबर 2020 को रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। और इसके अंदर कौन कौन से BSF रहेगी, CRPF रहेगी और CISF रहेगी और ITBP रहेगी और SSB रहेगी। ये पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर जो ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, तो जो गजट सब छपा है, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गजेट्स ऑफ इंडिया, जो 18 अगस्त 2020 के अंदर उसके अंदर आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज़ के अंदर कि किस किस फोर्स की कितनी वैकेंसीज है। BSF है, BSF के अंदर 78 वैकेंसीज है, CRPF के अंदर ओनली 13 है, CISF के अंदर 69 है, ITBP में 27 है और SSB में 22 है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज BSF में रहेंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे वैकेंसी CISF में रहेंगी। तो दो ये फोर्स है जिनके अंदर मेजर वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी 209 रहेंगी। तो अच्छा चांस है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं रिजर्वेशन कोटा की। रिजर्वेशन कोटा के अंदर जो टोटल वैकेंसीज है, यानी कि 209 वैकेंसीज है, उसका 10% कोटा है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगा। और इसके बाद जो आता है बात एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। तो आप इस एग्जामिनेशन सेंटर को प्रीफर करते समय ध्यान से वो करें, ताकि क्योंकि ये एग्जामिनेशन सेंटर एक बार भरने के बाद फिर चेंज नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके A to Z इसको फॉर्म भरते समय ध्यान से भरें और जो आपके नज़दीक में पड़ता है उसको आप भरें। इसमें अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, ये सब दे रखा है। तो ये बताते समय ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करते समय जो आपका नज़दीक में उसी को आप अप्लाई करें। इसके बाद अभी बात करते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से होगा। जो फॉर्म को भरेंगे तो उसमें जो फर्स्ट अप्लाई करेगा तो उसी को फर्स्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। ये इसका सीक्वेंस रहेगा। तो इसलिए आप लोगों के पास समय जितना जल्दी हो सके उतना ही इसका जल्दी फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन होता है, तो एज रिलैक्सेशन के अंदर ये दिया है कि SC ST OBC जो कि सभी के अंदर होता है ऑलरेडी। इकोनॉमी वीक जो सीरीज़ है उनके अलावा उनको भी सब मिलता है। जो एज रिलैक्सेशन है वो इसके अंदर भी मिलता है। उसके बाद में जो ये वैकेंसीज़ हैं, इन वैकेंसीज़ के अंदर किस प्रकार से होगा। सबसे पहले एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व रहेंगी। उसके बाद में फिर बात आती है SC और ST और SC की एंड SC की। उसके बाद में फिर आएगा OBC का, उसके बाद में जनरल का आएगा, लास्ट में जनरल का आएगा। तो ये सीटों का ये रहेगा, अलॉटमेंट रहेगा। तो इसके अंदर दे रखा है सभी अब लोगों को, तो इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में जो दिया हुआ है कि जो इकोनॉमी वीक कंडीशन के लोग हैं, तो वो लोगों को क्या करना होगा, इस फॉर्म में अप्लाई करने से पहले आप लोगों को एक अपना प्रोड्यूस करना होगा सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की होनी चाहिए। तो तभी आपको EWS का जो छूट है वो आपको मिल पाएगा। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी के अंदर यह है कि वो जो कैंडिडेट्स वो इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। इंडिया के अलावा यदि किसी भी इसमें एम्प्लॉय होंगे तो एम्प्लॉय के अंदर वो नेपाल या भूटान के भी हो सकते हैं।
जो रूल दिया है उसके अनुसार, बाकी वो सिटीज़न इंडिया की तो होनी चाहिए। सेक्स के अंदर मेल या फीमेल दोनों की दोनों इसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अभी एज लिमिट, तो एज लिमिट के अंदर जो मिनिमम एज है वो चाहिए 20 ईयर्स और उसके बाद में हाईएस्ट एज 25 ईयर्स। तो इसका मतलब इसका जो प्रार्थी का जन्म है वो 2 अगस्त 1995 के बाद और 1 अगस्त 2000 के पहले का होना चाहिए। ये हो गया एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया के उसके बाद रिलैक्सेशन, एज के अंदर रिलैक्सेशन जो मिलता है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है। सभी को पता है कि SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, तो इसका मतलब 25 पहले था और 5 साल का और मिलेगा छूट उनको, तो उनका SC/ST के लिए होगा 30 साल। इसके बाद उनमें हो गया OBC के लिए, OBC के लिए छूट मिलेगा 3 साल, जिसके लिए ये आ गया है तो 25 और 3 28 लास्ट में। उसके बाद में जो कोई सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भर्ती हैं या फिर जो कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं तो उनको फिर 5 साल का छूट मिलेगा। तो उनके लिए फिर ये 5 साल का छूट मिलेगा और साथ में उनको एज का के रिलैक्सेशन के लिए जो उनका जो कैटेगरी होगा, कास्ट का कैटेगरी होगा, वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी वही रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का छूट मिलेगा। इसके बाद में दूसरा रिलैक्सेशन आता है यदि कोई फोर्स के अंदर सर्विस कर रहा है और वो कैंडिडेट आता है ST कैटेगरी का, तो उसको मिलेगा 3 साल 5 साल मिलेगा उसका SC/ST के नाम का और उसके बाद में मिलेगा 5 साल मिलेगा सर्विस के नाम का। इसका मतलब 10 साल हो गया। और यदि वो कोई OBC कैटेगरी के अंदर आता है, देखो SC/ST कैटेगरी के अंदर आता है तो उसको मिलेगा अपनी कैटेगरी के अनुसार 5 साल और उसके बाद में अपना गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम का कर 5 साल, तो ये टोटल 10 साल बना। ऐसे ही यदि वो आता है OBC के अंदर तो उसको 3 साल मिलेगा SC/ST, 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा अपना कास्ट का और 5 साल मिलेगा सर्विसमैन का, टोटल 8 साल। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको ओनली 25 प्लस 5 साल जो उनका सर्विस करने लग रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर या फिर सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, तो उन्हीं का ही 5 साल मिलेगा। इसका मतलब उनको तो उनका हाईएस्ट ईयर्स एज है वो 30 साल ही होना चाहिए। इसके बाद जो एज लिमिट हो गया, एज लिमिट के बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म को आप सावधानीपूर्वक भरें और इसके अंदर ताकि कोई करेक्शन ना हो। अभी बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो जो प्रार्थी को किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे बैचलर की डिग्री उसको प्राप्त होना चाहिए। ओनली ग्रेजुएशन उनको चाहिए, बस यही उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद में ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो उसके अंदर यदि अब की बार फाइनल ईयर के अंदर से करने लग रहे हैं, BA है या ग्रेजुएशन BA BSc BCom किसी में भी हैं, फाइनल ईयर्स में हैं, तो वो यदि उसमें अप्लाई करने लग रहे हैं, अभी उसमें एग्ज़ाम दिया है तो उसमें एग्ज़ाम देंगे और उसको जो एग्ज़ाम देने के बाद में अपना जो सर्टिफिकेट है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, इसके टाइम के ऊपर यदि वो उसको डिक्लेयर हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तब उसके बाद में आप लोगों को वो जो एग्जामिनेशन आपको अपने दिया है ग्रेजुएशन के अंदर कि मैं फ़ाइनल करने लग रहा हूँ, तो उसका आप लोगों को सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। इसके बाद में अब बात करते हैं कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या होगा। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के अंदर एक बीच में दिया हुआ है कि NCC के लिए यदि किसी के पास NCC की सर्टिफिकेट है तो A मान्य नहीं होगी, B और C ओनली 2 ही सर्टिफिकेट उसके पास में मान्य होंगी। और इस जो सर्टिफिकेट्स है NCC का, इसका उसको फ़ायदा तब मिलेगा ये जब वो इंटरव्यू या पर्सनल टेस्ट देगा, तब उस टाइम पे उसको कंसिडर किया जाएगा इस सर्टिफिकेट को। उसके बाद में आ गया फ़ीस की, तो फ़ीस के लिए इसमें दिया हुआ है सीधा कि एक्सेप्ट इसमें जो फीमेल है, महिलाएं हैं, उनको या SC या ST के कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी और बाकी की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 फ़ीस रहेगी। तो सभी 200 लगेगी, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 200 लगेगी और बाकी सभी से किसी के लिए भी फ़ीस नहीं लगेगी।
अभी ये जो फ़ीस है इसके लिए मोड जो है वो आप लोग किसी भी उससे जमा कर सकते हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हैं, जिसमें वीज़ा हो सकता है, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरह से, या इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी तरह से आप लोग उसमें जमा करा सकते हैं। और जब इसको जो फ़ीस को जमा करने का जो समय है वो 6/9/2020 को रात में 12 बजे से पहले उसको जमा करा देना ज़रूरी होगा। ये होगा उसका लास्ट फीस। इसके बाद में फिर बात करते हैं कि जो ये कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं जो कि SC ST कैटेगरी की हैं, उनके लिए इसके अंदर जो मिलेगा, जो फीमेल कैंडिडेट है जो कि SC ST कैटेगरी की हैं, उनको फ़ीस के लिए इधर नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये इसके अंदर एक बार हाईलाइटेड करके दिया हुआ है। इसके बाद इसको अप्लाई किस प्रकार से करना है, अप्लाई का प्रोसीजर वही है। इसके अंदर जो वेबसाइट दी हुई है http://www.upsconline.nic.in, इसके ऊपर डिटेल इंस्ट्रक्शन दी हुई है और इसके अंदर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आप भरना है। फॉर्म को भरने के बाद में आप लोगों को मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ID है, उसको ध्यान में रखना है। और आप लोगों को यदि इसके अंदर कोई जो दिक्कत आती है, ये देखो RID रजिस्ट्रेशन ID है, रजिस्ट्रेशन ID को आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करते समय यदि कोई दिक्कत आ जाती है तो उस रजिस्ट्रेशन ID के साथ में आपको बताना है कि आपका फार्म के अंदर जो दिक्कत आ रही है उसको आपको बताते समय अपना हो गया मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना फादर नेम, ये सभी के साथ में आप लोगों को उसमें बताना है। जो ऊपर जो फ़ोन नंबर दिया हुआ था उसके अंदर बताना है। और उसके बाद में आप कंसल्ट करके UPSC की साइट पर जाकर अपने उस फार्म को जो करेक्शन है या क्यों नहीं इसमें हो रहा है, दिक्कत आ रही है, उसको आप रिजोल्व कर सकते हो। इसके बाद आगे लास्ट डेट है। लास्ट डेट का एक पहले भी आया था, अभी फिर एक बार बता देता हूँ। लास्ट डेट रहेगा 7 सितंबर 2020 को शाम को 6 बजे से पहले होगा। और फॉर्म को विड्रॉ करने का जो समय है वो रहेगा 14/9 से लेकर 20/9 तक इसका टाइम रहेगा। तो इसके बाद इसका कोरस्पोंडेंस, तो कोरस्पोंडेंस के लिए क्या है कि मेल ID होनी चाहिए रजिस्टर्ड, तो वो उसी को आपने रजिस्टर करना है। इस साइट के ऊपर जाकर मेल ID को रजिस्टर करना है, क्योंकि आपको एडमिशन जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। ये आपको कोई भी जो लेटर वगैरह ये आपको पोस्ट नहीं करेगा, UPSC लेटर वगैरह पोस्ट नहीं करेगा। नो पेपर एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी सेंड बाय पोस्ट, ये दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को आधार कार्ड निकालना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ID होनी चाहिए और बर्थ बताना, रोल नंबर बताना पड़ेगा। और यदि आपको मिला है तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताना है, नेम, फादर्स नेम, और ये सब चीज़ बताने के बाद में आप लोग उसका जो एडमिशन सर्टिफिकेट है उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये तो था इसी चीज़ के बारे में। अभी बात करते हैं आगे के जो एप्लीकेशन विड्रॉ करने का है। तो विड्रॉ का इंस्ट्रक्शन आप लोगों को जो अपेंडिक्स B जो ऊपर दिया हुआ था, उस अपेंडिक्स B के अंदर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये विड्रॉ करने का हो सके ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि आप इस चांस को गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद में इसका जो सर्विस है वो किस प्रकार से दिया जाएगा। जो सर्विस का अलॉटमेंट है वो होगा मेरिट बेसिस के ऊपर, मेरिट बेसिस। और उसके बाद में जो सर्विस के लिए जब वो प्रीफरेंस देगा तब होगा। अभी सर्विस का प्रीफरेंस दिया जाएगा, ये लास्ट टाइम के ऊपर जो प्रीफरेंस दिया जाएगा जब वो कैंडिडेट पास हो जाएंगे। ये आगे है इसके अंदर कि जब वो कैंडिडेट अपॉइंटमेंट करेंगे, ये आ रखा है इसमें कि जो बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, ये हो गया। और जब वो जो फिजिकल और मेडिकल जो टेस्ट है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके अंदर जो पास हो जाएंगे तब इसके बाद में लास्ट में वो इसके लिए इसका जो फोर्स का प्रीफरेंस देंगे। अभी ये बात करते हैं ये सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर रहेगा रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, फर्स्ट एग्जामिनेशन है रिटन एग्जामिनेशन, जो हेल्ड होगा 20 दिसंबर 2020 को। और इसका समय रहेगा पेपर, इसका 2 एग्ज़ाम होंगे। तो पेपर 1 होना है जो कि 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक दोपहर में होगा। तो ये समय रहेगा पेपर 1 का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और जो सेकंड पेपर है उसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। जो पेपर 1 है उसके अंदर आएगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का ये टेस्ट होगा, जिस वो टेस्ट होगा 250 मार्क्स का।
और जो सेकंड होगा वो जीएस का होगा, और एसए और कंप्रीहेंशन राइटिंग का होगा 200 का। तो इसका मतलब 250 और 200 ये टोटल 400 का एग्जामिनेशन होगा ही। अभी जो फर्स्ट टेस्ट होगा तो फर्स्ट टेस्ट के अंदर आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो सेकंड टेस्ट रहेगा तो उसके अंदर वो आएंगे जो लॉन्ग टाइप ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे। अभी बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जो स्टैंडर्ड है वो बाद में आएंगे, पहले बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दोनों अलग अलग वो दिए हुए हैं। जो पीईटी जो कि एक फर्स्ट इवेंट्स होगा 100 मीटर का रनिंग, जिसका जो मेल के लिए टाइमिंग होगा 16 सेकेंड और फीमेल के लिए 18 सेकेंड। उसके बाद 800 मीटर का रनिंग, जिसके लिए मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकेंड लास्ट टाइम और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, 3.5 मीटर, इसके 4 चांस दिए जाएंगे, ये मेल के लिए, और ये होगा 3 चांस दिए जाएंगे, चांस बराबर है, और इनके लिए 3 मीटर फीमेल्स के लिए। इसके बाद शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट का वेट रहेगा 7 किलोग्राम 260 ग्राम, और जो कि मेल के लिए ओनली 4.5 मीटर उनको फेंकना है, और ये शॉर्ट पुट फीमेल के लिए लागू नहीं रहेगा। तो आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये ओनली एंड ओनली क्वालिफाइंग है। इसके अंदर ये कोई भी वो नहीं लगेगा, इस फाइनल के अंदर कोई भी मार्क नहीं लगेगा। तो ये ओनली क्वालिफाइंग है, इसको ओनली क्वालिफाई करना है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसमें एक महिलाओं के लिए दिया हुआ है कि जो प्रेगनेंसी है वो जो फिजिकल एफिशिएंसी टाइम के ऊपर यदि वो प्रेग्नेंट है तो वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये सब दिया हुआ है, प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, तो ये दिया हुआ है, और बाकी कोई इंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं है। इसके बाद आ गया थर्ड टेस्ट, आ गया पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट उसके साथ में दिया हुआ है इंटरव्यू भी। इंटरव्यू के अंदर ये फॉर्मल ड्रेस के अंदर जाना है, और उनको दिया हुआ है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है बोर्ड, तो वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट्स हैं जो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसके अंदर और उसके बाद मेडिकल टेस्ट के अंदर ये पास हो जाते हैं, तब उनको ये इंटरव्यू ओब्लिक पर्सनल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। और यदि उसके अंदर वो यदि मेडिकल टेस्ट के अंदर वो फेल नहीं होते हैं ना, मतलब वो आ जाता है उनको अपना यदि कोई पॉइंट बन जाता है, और उस पॉइंट के लिए रिव्यू मेडिकल के लिए यदि वो देते हैं, तो वो उनको रिव्यू मेडिकल बोर्ड के अंदर उनको अपील करना पड़ेगा, और बोर्ड के बाद में अपील करने के बाद उनको उसके बाद उनको इंटरव्यू या पर्सनली टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो टेस्ट है ये टोटल 150 मार्क्स का होगा। इसके बाद आगे आ जाती है फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो मेरिट लिस्ट बनेगी किस किस नंबर के आधार पे, उसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन का जो होगा मेरिट बनेगी, जिसके अंदर ओनली रिटन एग्जामिनेशन का होगा और पर्सनैलिटी या इंटरव्यू इन दो के ऊपर होगा। इसके अंदर आप लोगों ने अभी भी देख लिया है कि इसके अंदर फिजिकल के कोई नंबर नहीं रहेंगे। अभी जो एग्ज़ाम है फर्स्ट एग्ज़ाम है वो पेपर इसका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का है। तो उसके अंदर क्या क्या आएंगे, तो टोटल वो एग्जामिनेशन होगा 250 नंबर का, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स रहेगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, जिसके अंदर फर्स्ट ये रहेगा जनरल मेंटली एबिलिटी, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद में करंट इवेंट्स यानी सामान्य ज्ञान बोल दो, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में से कोई भी करके हो सकता है। फोर्थ के ऊपर है ये इंडियन पॉलिसी और इकोनॉमी, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये होंगे 5 पार्ट। इसके बाद नंबर 6 के ऊपर है इंडिया और उसके बाद में उस वर्ल्ड की ज्योग्राफी। उसके बाद जो सेकंड पेपर्स होगा, सेकंड पेपर कंप्रीहेंशन का होगा, जो कि जीएस एसए और कंप्रीहेंशन का होगा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो 80 नंबर के होंगे, और जो बाकी जो पार्ट होगा कंप्रीहेंशन का वो होगा 120 का। तो ये टोटल बन गया 200 मार्क्स का, और पहले वाला था 250 मार्क्स का, तो टोटल 450 मार्क्स का ये एग्ज़ाम्स रहेगा। तो ये हो गया इसके, और बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर जो फॉर्म को अप्लाई करने वाला जो समय था वो लास्ट है 7 सितंबर 2020, और उसका समय रहेगा शाम को 6 बजे तक
इस फॉर्म को अप्लाई करने का समय रहेगा। तो इसके अंदर आप लोगों को एक एक्टिव ईमेल आईडी देनी है, ताकि जो आपको जो निकालनी पड़ेगी ईमेल आएगी, या इसके अलावा जो ई एग्ज़ामिनेशन सर्टिफिकेट निकालनी पड़ेगी, तो वो इसी के ऊपर ईमेल आईडी के ऊपर करके आएगी। तो जो इंस्ट्रक्शन है ये आप लोग बाकी समझ गए होंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो आप लोगों को वेबसाइट दिया हुआ था www.upsc.gov.in, इसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट हो गए। तो आप लोगों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसके अंदर फॉर्म भरने के बाद में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इसके अंदर आप सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी यानी असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट के ऊपर आप लोग भर्ती हो सकते हैं। और वैकेंसीज़ काफ़ी है, 209 वैकेंसीज़ है। तो आप लोग आराम से इसके अंदर भर्ती हो सकते हो। तो आप लोग इसके अंदर जो चॉइस है, तो चॉइस देते समय आप लोग ध्यान में रखना, 2 ही चीज़ है मेन ध्यान रखने वाली, कि एक तो जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसको ध्यान से करना है आपको चॉइस, और दूसरा जो ये प्रीफ्रेंस होता है फोर्स का, ये प्रीफ्रेंस आपको ध्यान से करना है। क्योंकि मैं जब सिलेक्शन हुआ था मेरा, तब मेरे को भी इसी प्रकार से दिक्कत आया था कि फ़र्स्ट में मैंने जो चॉइस था वो अपना सीआरपीएफ का दे दिया था, लेकिन जो नंबर्स थे तो नंबर्स के अकॉर्डिंग मेरे को सीआईएसएफ भी मिल रहा था, लेकिन उसके बाद में नहीं हुआ। तो मैं लास्ट में जो सीआरपीएफ मेरे को मिला। तो इसलिए तो जो आप ये जो गलती है वो ऐसे गलती ना करना। और अब जो चॉइस होती है एग्जामिनेशन सेंटर की और फोर्स की, तो वो चॉइस को अपने ध्यान से भरना। तो आशा है कि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट हो गए होंगे। यदि आप लोग वीडियो के अंदर बने हुए हों तो धन्यवाद आपका। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि समय रहते जल्दी से इसको अप्लाई कर सके। और मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो ये आप लोग चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियो इन भविष्य में भी लेके आता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।